मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट क्लास में मैंने आपको एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर करा दिया था, जिसे आप कहते हैं परम ताप मापन। ठीक है, यानी परम ताप को मापन करने का एक पैमाना था वो। ठीक है, आइए, मैंने कहा था कि इसके बाद एक हम कंपैरिजन करेंगे किस किस के बीच, एक तो एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर के बीच और एक आइडियल गैस स्केल ऑफ टेम्परेचर के बीच। यानी देखो, स्केल जो है टेम्परेचर को नापने के जो स्केल हैं, पैमाने हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं। तो एक तो है एब्सोल्यूट स्केल, ठीक है, जिसे आप परम पैमाना कहते हैं, और एक है आपका आइडियल गैस स्केल, जिसे आप आदर्श गैस मापन या आदर्श गैस पैमाना कह सकते हैं। तो इन दोनों के बीच तुलना करनी है, कंपैरिजन करनी है। ठीक है, तो हेडिंग लिखो कंपैरिजन बिटवीन ठीक है, कंपैरिजन किसके बीच है? कंपैरिजन है, मैंने कहा, एब्सोल्यूट स्केल के बीच। ठीक है, और दूसरा मैंने बताया आइडियल गैस स्केल के बीच। ठीक है जी, कंपैरिजन आप किस किस के बीच कर रहे हैं? एक तो एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर के बीच और दूसरा आपका है आइडियल गैस स्केल के बीच। कोई हिंदी में लिखना चाहता है तो हिंदी में लिख सकता है, इसे कहेंगे, ठीक है, इसे बोलते हैं परम मापन, परम ताप मापन तथा आदर्श गैस मापन के बीच तुलना, ऐसे लिख सकते हैं आप हिंदी में। ठीक है जी, तो देखो, हालांकि इसका काफ़ी जो पोर्शन मुझे करना है वो मैं करा चुका हूँ, लेकिन एक बार थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखो, ये आपका एक तरीके से रिवीजन के तौर पे भी हो जाएगा। आपने पढ़ा है साइक्लिक प्रोसेस, पढ़ा था ना, जिसे आप कार्नोट साइकिल कहते थे। तो कार्नोट साइकिल याद है आपके? कार्नोट साइकिल में मैंने आपसे बताया था, इस एक्सिस पर मान लो आप ले रहे हैं प्रेशर, इस एक्सिस पर मान लो आप ले रहे हैं वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो, थर्मोडायनेमिक सिस्टम पॉइंट ए पर है पहले, इस तरीके से कहाँ पहुंच गया? बी पर। ठीक है जी, देखो, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है, यानी एक्सपेंशन हुआ है, जिसे आप कहते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। फिर ऐसे होता था, याद है ना आपके? सी पर पहुंच गया, क्लियर है? तो जब सी पर पहुंच गया, यहाँ देखो आप, यहाँ पर प्रेशर में तो चेंज हो रहा है, और यहाँ पर एक साथ एक बात यह है कि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। ठीक है, एक्सपेंशन तो हो रहा है, प्रसार तो हो रहा है, क्योंकि ग्राफ आगे की ओर चल रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर ग्राफ जो है नीचे की ओर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वॉल्यूम, प्रेशर क्या हो रहा है? ग्राफ नीचे की ओर जाने का मतलब है प्रेशर क्या हो रहा है? घट रहा है, और ग्राफ आगे की ओर भी चल रहा है, तो आप देखेंगे वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये भी एक्सपेंशन है, वॉल्यूम का बढ़ना, लेकिन ये कौन सा एक्सपेंशन होगा? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है जी, एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्यों? क्योंकि यहाँ पर हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है, ये मैं अच्छे से समझा चुका हूँ। ठीक है, और आपको पता है फिर ग्राफ पीछे की ओर चलेगा। मान लो सी से कहाँ पहुँच गया? डी पर। तो आप देखो, ग्राफ जो है, ग्राफ पीछे की ओर चल रहा है। ठीक है जी, ग्राफ पीछे की ओर चल रहा है और ग्राफ ऊपर की ओर भी चल रहा है। तो देखो, पीछे की ओर चल रहा है, तो इसका मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, तो कंप्रेशन होगा। ठीक है, और कंप्रेशन हो ही रहा है। ठीक है, वॉल्यूम कम होगा तो, और ये होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन, मान लो डी पॉइंट है, और फिर आपको पता है कि डी से फिर दोबारा कहाँ पर पहुँच जाएगा ये सिस्टम? ए पर। ठीक है, तो यहाँ भी देखो, ग्राफ पीछे की ओर चल रहा है, ऊपर की ओर तो चल ही रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? घट रहा है। तो वॉल्यूम घट रहा है यदि पीछे की ओर। ठीक है, तो इसका मतलब है कंप्रेशन हो रहा है, लेकिन ये है एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, क्लियर है? इसे बोलते हैं समतापीय प्रसार, ये है रुद्धोष्म प्रसार, ये है समतापीय संपीड़न और ये है रुद्धोष्म संपीड़न। ठीक है,
कोई हिंदी में जानना चाह रहा हो। तो इस तरीके से ये क्या है, ये है कार्नोट साइकिल, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो हम मान के यही चल रहे हैं कि एक कार्नोट हीट इंजन है जिसका शुरुआत में टेम्परेचर कितना है, मतलब कोई सिस्टम है, हीट इंजन क्या है, एक सिस्टम ही तो है, ठीक है। तो उसका क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन हुआ तो पॉइंट ए पर जो प्रेशर था वो PA, वॉल्यूम VA और टेम्परेचर T1 मान लो। जब वो पॉइंट बी पर पहुंचा तो प्रेशर PB, वॉल्यूम VB और टेम्परेचर, ठीक है, T2 मान सकते हो, लेकिन फिर आप बाद में कहेंगे कि T1 बराबर किसके है, T2 के हैं, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ T1 ही मान लो तो ज़्यादा ठीक है, ठीक है। और इसके बाद देखो पॉइंट C पर प्रेशर PC, वॉल्यूम VC और टेम्परेचर T2, टेम्परेचर चेंज होगा अब, है ना, ठीक है जी। और फिर यहाँ देखो ये है आइसोथर्मल, यहाँ भी आइसोथर्मल है, टेम्परेचर से चेंज नहीं होगा। तो ये हो जाएगा प्रेशर PD, वॉल्यूम VD और टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो ये T2 का T2 ही रहा, ठीक है जी। तो ये है आपका कार्नोट साइकिल, क्लियर है। तो ये तो मैंने आपको पहले भी बताकर दिखाया था, अच्छे से करा रखा है पहले से ही। तो इसकी जो लैंग्वेज होगी वो तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर लिख के प्रोवाइड करा ही दूंगा नोट्स के रूप में। तो इसमें क्या है, ये आप जानते हैं कार्नोट साइकिल है तो क्या रहा होगा, एक कार्नोट हीट इंजन है, ठीक है, जिसके अंदर एक गैस भरी है 1 मोल, ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है। और जिसके सोर्स का टेम्परेचर T1 है, जिसके सिंक का टेम्परेचर T2 है, ठीक है जी। और साथ में ये होता है, आपको पता है पहली स्टेज आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, है ना, वो सारा मैंने अच्छे से पढ़ा ही रखा है। और अब देखो यहाँ से आप Q1 हीट निकालेंगे। मान लो आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको Q1 हीट जो है प्राप्त हुई है और वो वर्क डन के बराबर है A से B तक वर्क करने में, ठीक है, जो वर्क करना पड़ रहा है। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है जी। आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो है आपका एक्सपेंशन, देखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो है आपका वो A से B तक हो रहा है, नहीं A to B, ठीक है। तो ये मैंने पहले भी कॉन्सेप्ट यूज कर रखा है। देखो बताओ ये कहाँ है, ये इफिशियंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन में है सारा, ठीक है, तो वही है। लेकिन देख लो दोबारा, तो Q1 बराबर क्या कहा, वर्क डन है, तो वर्क डन का फॉर्मूला आप जानते हो P इंटू DV, ठीक है। और V है V, तो वॉल्यूम के साथ आ रहा है D, तो वॉल्यूम का ही लिमिट लेनी पड़ेगी आपको, तो VA टू VB, ठीक, क्लियर है। और आप जानते हो 1 मोल आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस मतलब 1 मोल आइडियल गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल्स टू RT, है ना, फॉर 1 मोल आइडियल गैस। देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से बताओ मुझे, P बराबर कितना आएगा, RT अपॉन V तो आएगा, तो Q1 बराबर आएगा VA, ऐसे ही रखो, ये सब ऐसे ही रखो, P की वैल्यू रख दो बस, RT अपॉन V और इंटू DV। देखो Q1 बराबर RT तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, ठीक है, 1 अपॉन V का इंटीग्रल हो जाएगा log V, और ये हो जाएगा VA टू VB। तो आप पाएंगे Q1 बराबर क्या हो जाएगा, RT log VB माइनस log VA, ठीक है जी। तो Q1 बराबर RT log में आपको पता है जो माइनस में है वो अपॉन में आ जाएगा, VB अपॉन VA, ठीक है जी। Q1 हो गया ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है जी। अब आप देखो ये आपने करा था किसके लिए, इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी ये जो आपने करा है ना, ये सारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए क्या है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार आप करेंगे आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए। एक स्क्रीनशॉट यहाँ तक का ले लो। अब बिल्कुल ठीक इसी प्रकार करना है, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ बाकी का,
या इसी में करेक्शन कर दूं, ठीक है। तो अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बाद क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा आइसोथर्मल कंप्रेशन, यहाँ आई आएगा शायद, ठीक है। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बाद अब क्या आ जाएगा, क्लियर है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए कर लिया, अब कर लो कंप्रेशन के लिए। देखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए हीट Q1 मानी है आपने, आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए जो हीट मानेंगे वो Q2 मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा Q2, वर्क डन इन आइसोथर्मल। अब ये जो एक्सपेंशन वर्ड था इसके लिए क्या आ जाएगा, कंप्रेशन, ठीक है जी, हाँ ESS है, और यहाँ क्या आ जाएगा C से D तक, ठीक है, फ्रॉम C to D, ठीक है जी। इसे मैं लिख लेता हूँ अलग क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। Q1 बराबर कितना है, RT log VB अपॉन VA, इक्वेशन फर्स्ट है आपकी। अब देखो भैया ये हो रहा है C से लेकर D तक, तो क्या हो जाएगा VC to VD, VC to VD, PDV, ठीक है। बाकी ये तो सब सेम है, बस VC से VD तक। और एक बात और, कंप्रेशन हो रहा है तो माइनस, ठीक है जी। तो माइनस तो बाहर है, ये बस VC हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा VD, ठीक है जी, ये VD और ये VC, ठीक है। ऊपर क्या आएगा D, नीचे क्या आएगा C, और बाहर क्या है माइनस। तो चाहो तो इसे पलट दो, माइनस बाहर आएगा, आपको बताया जो यहाँ Q2 कर लेना सारा, ठीक है जी। आइसोथर्मल कंप्रेशन में Q2 मान रहे हैं, तो Q2 बराबर माइनस जो है पावर में चला जाता है लॉग में, या जो लॉग की पावर में माइनस होता है, मतलब लॉग की जो पावर होती है वो या तो मल्टीप्लाई में आ जाती है, या जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ जाएगा, पावर में। तो मल्टीप्लाई -1 है तो पावर में पहुँच जाएगा, ठीक है। और ये बदल जाएंगे, VD की पावर -1 है, नीचे जाके VD हो जाएगा, VC की पावर -1 है, ऊपर जाके VC हो जाएगा। तो Q2 बराबर कितना आया, RT log VC अपॉन VD, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है जी। तो इसका मतलब है आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए हीट जो Q1 थी वो आपने निकाल दी है, ठीक है। और जो आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए हीट थी जो वर्क डन के बराबर है ना, तो वो आपने फाइंड कर ली है, ठीक है। अब देखो ये बात मैंने आपको बता रखी है, इसलिए इसे मैं ज़्यादा अच्छे से अब एक्सप्लेन कर नहीं रहा क्योंकि ये मैंने पहले भी करा रखा है। देखो एडियाबैटिक एक्सपेंशन जो है इसमें जितना वर्क होगा उतना ही वर्क होगा एडियाबैटिक कंप्रेशन में। तो इसका वर्क पॉजिटिव है, मतलब इसका वर्क और इसके वर्क की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, ठीक है। तो दोनों वर्क जो है ना वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। भाई जितना वर्क आप एक्सपेंशन में कर रहे हैं उतना ही कंप्रेशन में कर रहे हैं, ठीक है। वर्क को आपको पता है जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, मतलब इसकी डायरेक्शन ऐसे है तो उसकी वैसे है ना, तो एक का वर्क डन पॉजिटिव होगा तो दूसरे का कैसा होगा, निगेटिव होगा। और दोनों मैग्नीट्यूड में वर्क कैसे हैं, सेम है, ठीक है। तो वर्क डन दोनों का इन दोनों का एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। बात मैंने बता रखी है अच्छे से विस्तार से, तो आप समझते हैं क्योंकि आपने वो लेक्चर देख रखा होगा, ठीक है। तो Q1 Q2 निकाल लिए, और ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन के जो वर्क डन है ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो Q1 Q2 की ही हमें जरूरत थी, एक यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो हम करेंगे क्या, हम तो कंपैरिजन कर रहे हैं एब्सोल्यूट स्केल में और आइडियल गैस स्केल में। तो यहाँ तक तो समझ में आया। अब आपने देखो जो लास्ट लेक्चर में आपने एक डेरिवेशन पढ़ा था वो क्या था, उसमें Q1/Q2 था, किसके बराबर था, θ1/θ2 के। तो यहाँ से भी आप Q1/Q2 निकाल लो, ठीक है जी। यहाँ से भी क्या निकाल लो, Q1/Q2। देखो Q1 है आपके पास, Q2 है, तो देन Q1/Q2। देखो Q1 जो है ना वो रहा RT log VB/VA,
ठीक है। यहाँ क्या आएगा आर टी लोग ये क्या है वी सी अपॉन वी डी, ठीक है जी। आर टी से बल्कि आर टी कैसे कर दिया मैंने, ये आर टी था, हाँ टेम्परेचर जो है ना वो चेंज करना पड़ेगा। Q1 में टेम्परेचर T1 है और यहाँ टेम्परेचर कितना है T2, ठीक है जी। तो ये T1 हो जाएगा, Q1 के उसमें डेरिवेशन जब करा था सब जगह T1 कर लेना, ठीक है, ये छूट गया। और जब Q2 का करा है तो सब जगह उसमें क्या लिखोगे T2। तो देखो तो R तो कट जाएगा, R से R कैंसिल, और ये T1 T2 ऐसे ही रहेंगे। तो आप देख के बताओ Q1 अपॉन Q2 कितना आया, यह आ जाएगा आपका T1 log VB अपॉन क्या आएगा VA, और अपॉन में T2 log VC अपॉन VD, ठीक है जी। तो यहाँ से आप एक बात देख पा रहे हैं कि अभी इनका कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे यहीं रोक लो, आपके याद भी होगा क्या करते हैं इसके बाद। इसके बाद जो वो है ना पाइसन का नियम वो लगाएंगे, ठीक है, पाइसन्स लॉ। तो फ्रॉम पाइसन्स लॉ क्या होता है, टी और वी की टर्म में टी वी की पावर गामा -1 बराबर होता है कांस्टेंट, ठीक है जी। टी वी की पावर गामा -1 बराबर किसके हैं, कांस्टेंट के हैं। तो आप देख के बताओ, इसे अप्लाई करो। तो ये पाइसन का नियम आपको अप्लाई करना है, और ये बात मैंने आपको बता रखी है कि जो बायल का नियम है वो लगता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, और एडियाबैटिक प्रोसेस में लगता है पाइसन का नियम, ठीक है। तो पाइसन का नियम आप अप्लाई करो पहले एडियाबैटिक एक्सपेंशन में, ठीक है। तो कहाँ करें अप्लाई, इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है जी। और कहाँ से कहाँ तक हो रहा है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो ये हो रहा है B to C, ठीक है जी। तो पहले B पर देखो, एक और बात देखो, जैसे बॉयल का नियम ये होता है, आपको याद होगा P बराबर कांस्टेंट, PV बराबर कांस्टेंट, तो इसे आप लिख लेते थे P1 V1 बराबर P2 V2, ठीक है जी। तो ठीक इसी प्रकार इसे भी लिखा जा सकता है T1 V1 की पावर गामा -1 बराबर T2 V2 की पावर गामा -1, है ना। 1 का मतलब है पहले पॉइंट पर, 2 का मतलब है दूसरे पॉइंट पर। तो ऐसे ही यहाँ अप्लाई करेंगे, पहला पॉइंट है B और दूसरा है C, ठीक है। तो B पॉइंट पर देखो टेम्परेचर कितना है T1, वॉल्यूम कितना है VB की पावर गामा -1 बराबर। C पॉइंट पर देखो टेम्परेचर कितना है T2, वॉल्यूम कितना है VC की पावर गामा -1, ठीक है जी। और अब इसी प्रकार एडियाबैटिक कंप्रेशन में अप्लाई करो, इन एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है जी। और कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम D to A। एडियाबैटिक कंप्रेशन ऐसे होता हो रहा है, तो पहले D पर लगाओ, D पॉइंट पर, तो क्या आएगा, D पॉइंट पर है टेम्परेचर T2, तो T2 VD की पावर गामा -1 बराबर D पॉइंट का हो गया, A पॉइंट पर लगाओ, तो ये जाएगा टेम्परेचर V1 है T1 और वॉल्यूम है VA की पावर गामा -1, ठीक है जी। हमें निकालना क्या है, VB अपॉन VA या VC अपॉन VD। तो VB अपॉन VA कब आएगा, इसे इधर लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये साइड इधर लिख दो, तो T1 VA की पावर गामा -1 बराबर T2 VD की पावर गामा -1। इक्वेशन नंबर ये 4th लिख लो, और ये आपकी 5th, ठीक है। आपको निकालना है VB अपॉन VA या VC अपॉन VD। तो आप दिख रहा है आपको VB अपॉन VA कैसे निकलेगा, 4 को 5 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। देखो इधर देख लो, इक्वेशन 4 इज डिवाइडेड बाई 5, ठीक है जी। 4 को 5 से डिवाइड करोगे आप लोग, तो देखो T1 से T1 कट जाएगा, डायरेक्ट कर लूँ तो हो जाएगा VB अपॉन VA की पावर, सारे की पावर एक साथ लिख लो, T1 से T1 कट गया, VB अपॉन VA की होल पावर गामा -1, T2 से T2 कटा,
ये आया VA वो VC अपॉन VD की होल पावर γ-1, पावर से पावर कट जाएंगी तो बचेगा VB अपॉन VA, ठीक है, और बराबर में क्या है VC अपॉन VD, ठीक है। तो VB अपॉन VA की जगह VC अपॉन VD रख दो थर्ड में, तो आएगा Q1 अपॉन Q2 बराबर T1 log VC अपॉन VD अपॉन T2 log VC अपॉन VD। तो आप देख रहे हैं ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से आपको क्या मिला, Q1 अपॉन Q2 बराबर T1 अपॉन T2, ठीक है। Q1 अपॉन Q2 बराबर किसके मिला, T1 अपॉन T2 के। ये है आपके इक्वेशन नंबर 6, ठीक है जी। तो ये तो आप इसे समझते हैं, ये जानते हैं ना, ये आपने उसमें कर रखा है, क्या हेडिंग थी, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन, ठीक है जी। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। अब देखो मेन बात पे आओ, कंपैरिजन करना था एब्सोल्यूट स्केल का। Q1 अपॉन Q2 जो है, यहाँ से मैंने बताया था आपको जो T1 T2 है, ठीक है, वो है भाई आप क्या मान के चले थे, कार्नोट हीट इंजन में क्या भरा है, आइडियल गैस भरी है ना। तो ये जो टेम्परेचर T1 T2 नापे गए हैं, ये आइडियल गैस स्केल के द्वारा नापे गए हैं। किसके द्वारा नापे गए हैं, आइडियल गैस इक्वेशन की, ठीक है जी। और अब जो हम अपने स्केल की बात करें जिसका नाम है एब्सोल्यूट स्केल, उसके जो टेम्परेचर्स थे वो आपने देखे थे θ1 और θ2 थे, ठीक है। तो आपने ये वाला Q1 अपॉन Q2 बराबर θ1 अपॉन θ2 ये तो लास्ट क्लास में प्रूफ कर दिया था। तो वो क्या था, Q1 अपॉन Q2 बराबर किसके था, θ1 अपॉन θ2, ठीक है जी, ये मैंने करा रखा है। तो यहाँ से इसे इक्वेशन 7 डालो, तो T1 T2 क्या है, आइडियल गैस स्केल के द्वारा नापे गए कोई दो टेम्परेचर्स, और θ1 θ2 क्या है, एब्सोल्यूट स्केल के द्वारा नापे गए कोई दो टेम्परेचर्स, ठीक है। आप देखेंगे समीकरण 6 और 7 को बराबर रखोगे फ्रॉम 6th एंड 7th, तो क्या मिलेगा आपको, ठीक है, फ्रॉम 6th एंड 7th, तो आपको मिल जाएगा ये θ1 अपॉन θ2 किसके बराबर है, T1 अपॉन T2 के, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि एब्सोल्यूट स्केल जो है उसमें नापे गए किन्हीं दो टेम्परेचर्स का रेशो, और आइडियल गैस स्केल में नापे गए किन्हीं दो टेम्परेचर्स का रेशो कैसा रहता है, बराबर रहता है, ठीक है। इस बात को मैं लिख दूंगा, क्या लिखेंगे, हैंस द रेशो ऑफ एनी टू टेम्परेचर्स मेजर्ड इन एब्सोल्यूट स्केल इज इक्वल टू द रेशो ऑफ एनी टू टेम्परेचर्स मेजर्ड इन आइडियल गैस स्केल, ठीक है जी। तो यहाँ से ये निष्कर्ष मिला है, कंपैरिजन कर रहे थे हम लोग। कंपैरिजन में देखो थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। देखो कंपैरिजन करते हुए एक बात पहले भी आपने पढ़ी है लास्ट लेक्चर में, इससे पहले वाले में, कि θ1 को थीटा मान लिया था इस तरीके से, और जल के त्रिक बिंदु की बात की थी, जल का त्रिक बिंदु यानी कि वाटर का ट्रिपल पॉइंट, तो उसकी बात करेंगे, ठीक है। देखो मान लो अब भी θ1 कितना है, ये θ1 है भैया, मान लो θ1 कितना है, θ2 आपका कितना है, वाटर का ट्रिपल पॉइंट, ठीक है, T1। तो एक चीज़ आप जानते हैं कि जो ट्रिपल पॉइंट है वाटर का वो सेम रहता है, चाहे आप किसी भी स्केल में नाप लो, तो θTR या TTR आपको पता है कितना होता है, 273.16 केल्विन, ठीक है जी। तो इसमें यदि आप रखेंगे तो क्या आएगा भाई, दोनों सेम है वैल्यू। अब जब दोनों की वैल्यू सेम है तो आप देखेंगे दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा, सो θ अपॉन 273.16 बराबर T अपॉन 273.16, ठीक है। तो थीटा बराबर किसके आया, T के, ठीक है। इससे एक बात सिद्ध होती है कि जो टेम्परेचर है जो एब्सोल्यूट स्केल में नाप रहे हो थीटा है ना,
और जो टेम्परेचर है जो आइडियल गैस स्केल में नाप रहे हो T, वो दोनों कैसे होते हैं, सेम। ठीक है, तो इसका मतलब कंपैरिजन आप कर रहे थे ना, तो कंपैरिजन मिल गई, रेशो तो सेम है ही, टेम्परेचर्स भी कैसे हैं, सेम। यानी टेम्परेचर की जो वैल्यू है आइडियल गैस स्केल में भी और एब्सोल्यूट स्केल में भी, दोनों की वैल्यू कैसी रहती है, सेम रहती है। ठीक है जी, तो यहाँ से ये बात तो आपको चलिए कि वैल्यू कैसी रहती है, सेम। ठीक है, कर लोगे इसे। अब देखो एक इसी के साथ लगे हाथ एक टॉपिक और समझा दूं मैं आपको इसी से रिलेटेड। पूछता है प्रैक्टिकल रियलाइजेशन ऑफ एब्सोल्यूट स्केल। ठीक है जी, क्या हेडिंग है, हेडिंग डालो प्रैक्टिकल रियलाइजेशन ऑफ, ठीक है, प्रैक्टिकल रियलाइजेशन ठीक है, किसका, प्रैक्टिकल रियलाइजेशन ऑफ एब्सोल्यूट स्केल, यानी जो परम मापन है ना, परम ताप मापन, ठीक है, उसका प्रैक्टिकल रियलाइजेशन यानी उसका व्यावहारिक प्रयोग, व्यावहारिक प्रयोग क्या है। ठीक है, व्यावहारिक प्रयोग में आपको देखो यही बातें आपको लिखनी है कि जो टेम्परेचर आइडियल गैस स्केल पर नापते हो, आइडियल गैस स्केल पर टेम्परेचर नापने का अर्थ समझ रहे हो, आइडियल गैस स्केल पर टेम्परेचर नापने का मतलब ये है कि एक ऐसा थर्मोमीटर है जिसमें आइडियल गैस भरी है, उस थर्मोमीटर के द्वारा नापा जा रहा है टेम्परेचर, तो उसके द्वारा जो टेम्परेचर नापा जाएगा उसे ही आप कहते हैं आइडियल गैस स्केल पर टेम्परेचर को नापना। ठीक है, तो आइडियल गैस थर्मोमीटर के द्वारा या ऐसे कह दो आइडियल गैस स्केल पर जो टेम्परेचर आप नापते हैं वो किसके बराबर होता है, उस टेम्परेचर के जो एब्सोल्यूट स्केल पर नापा जाता है। ठीक है, तो यही बात लिख रही है कि प्रैक्टिकल जो रियलाइजेशन है, व्यवहारिक प्रयोग है, इसका कुछ अलग नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट स्केल जो है ना वो एक ऐसा स्केल है जो व्यवहार में प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये एक आदर्श है, आदर्श पैमाना है। ये क्यों नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि देखो प्राप्त करने का प्रयास किया था थीटा, लेकिन वो तो टी के बराबर आ गया। ठीक है, इसका मतलब है आइडियल गैस स्केल पर नापे गए टेम्परेचर्स के बराबर ही इसके द्वारा नापे गए टेम्परेचर्स की वैल्यू होती है। ठीक है, और आइडियल गैस के द्वारा जो नापे गए टेम्परेचर्स हैं, आइडियल, देखो एक बात सुनो, कोई भी गैस अपने आप में आइडियल नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जो हाइड्रोजन वाला थर्मोमीटर होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, हाइड्रोजन गैस थर्मोमीटर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, वो उसे मान लेते हैं आइडियल गैस थर्मोमीटर, उसके बहुत करीब है वो। ठीक है, क्योंकि वास्तव में कोई गैस आइडियल तो होती नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन गैस जो है काफ़ी आइडियल है और कांस्टेंट वॉल्यूम पर उसे क्या मान लिया जाता है, आइडियल गैस थर्मोमीटर, यानी एक ऐसा थर्मोमीटर जिसमें आइडियल गैस भरी है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर आप नापेंगे तो उसे मान लिया जाएगा आइडियल गैस थर्मोमीटर। तो उसके द्वारा जो नापे गए टेम्परेचर्स हैं उन सब टेम्परेचर्स को आइडियल गैस स्केल पर नापे गए टेम्परेचर्स आप कह सकते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिकल रियलाइजेशन एब्सोल्यूट स्केल का यही है कि इसकी तो वैल्यू जो है एब्सोल्यूट स्केल पर नापे गए टेम्परेचर्स की वो किसके बराबर आती है, आइडियल गैस स्केल पर नापे गए टेम्परेचर्स की। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज में लिख दूंगा, कोई इसमें है ना दिक्कत नहीं आएगी, आपको जो समझा है वही लिखना है। और हाँ, इसके बाद देखो एक बात और समझ लो, एक नेक्स्ट हेडिंग नो निगेटिव। ठीक है, नो निगेटिव टेम्परेचर्स ऑन एब्सोल्यूट स्केल। पता है आपको एब्सोल्यूट स्केल पर निगेटिव टेम्परेचर नहीं होता है। ठीक है, ऋणात्मक ताप नहीं होता है। ठीक है, परम पैमाने पर क्यों नहीं होता है, देखो आप समझो, यहाँ समझ लो, जैसे आप जानते हो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस T2 अपॉन T1, और ये तो अभी प्रूफ कर ही दिया कि है ना T2 अपॉन T1 किसके बराबर हुआ, थीटा 2 अपॉन थीटा 1 के। ठीक है जी, ये T2 T1 तो ये तो आइडियल गैस स्केल में थे, अब थीटा 2 अपॉन थीटा 1 किस में आ गया, एब्सोल्यूट स्केल में, टेम्परेचर से ही। ठीक है, तो एक बार बताओ, यदि टेम्परेचर निगेटिव होगा तो इसका मतलब या तो टेम्परेचर निगेटिव होने का मतलब क्या है, या तो थीटा 1 कैसा हो जाए, या तो थीटा 1 निगेटिव हो जाए, है ना, या थीटा 2 निगेटिव हो जाए। ठीक है जी, टेम्परेचर निगेटिव होने का मतलब यही तो है कि कोई सा टेम्परेचर भी क्या हो सकता है, निगेटिव। ठीक है, तो टेम्परेचर यदि निगेटिव होगा तो आप देख के बताना मुझे
यहाँ बीच में क्या आ जाएगा प्लस, और प्लस आने का मतलब है कि ईटा की जो वैल्यू है ना वो 1 से ज़्यादा, और ईटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि आपको एक बात पता है कि जो टोटल इफिशियंसी होती है 1 होती है, ठीक है। यानी कि आप इसे 100% भी कह सकते हो। और 100% इफिशियंसी का अर्थ क्या होता है, ये बात आपको मैंने बता रखी है। 100% इफिशियंसी होने का मतलब ये है कि वर्किंग सब्सटेंस ने, कार्नोट हीट इंजन के वर्किंग सब्सटेंस ने सोर्स से जितनी हीट ली थी पूरी हीट का क्या कर दिया, वर्क कर दिया, ठीक है। पूरी हीट को वर्क में उसने कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ऐसा कहाँ होता है, जितनी हीट ली जाती है वो सारी हीट वर्क में कन्वर्ट थोड़ी ना होती है, ठीक है। तो ये तो आपका स्टेटमेंट भी है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसे आप नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। आपको थोड़ा सा बता दूं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपसे यह कहता है कि कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं है इस संसार में, कैसा हीट इंजन नहीं है, कि जो सोर्स से जितनी हीट ले रहा है पूरी की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सके। ऐसा नहीं है कोई भी हीट इंजन, यानी हर एक हीट इंजन ऐसा है, ठीक है। चाहे कार्नोट का हो, कार्नोट का तो आइडियल हीट इंजन है, उसने आदर्श बातें कही, लेकिन ऐसा हो थोड़ी ना पाया, ठीक है। तो कार्नोट के हीट इंजन में भी या हीट इंजन में क्या प्रोसेस है, सोर्स से कुछ हीट मिलती है, कुछ का वर्क हो जाता है, बाकी बची हुई सिंक को दे दी जाती है, ठीक है। तो सिंक को दी जाने वाली हीट जो है ना Q2 वो जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। Q2 जीरो नहीं हो सकती। इसका मतलब है ऐसा नहीं हो सकता कि जितनी हीट आपने वर्किंग सब्सटेंस ने सोर्स से ली तो सारी की सारी को किस में कन्वर्ट कर दे, वर्क में कन्वर्ट कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। ये है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यदि ईटा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो इसका मतलब है कि जितनी हीट आपने सोर्स से ली उतनी ही आपने वर्किंग सब्सटेंस ने वर्क कर दिया उसका, है ना। तो तभी तो इफिशियंसी 100% होगी, यानी 1 होगी। लेकिन ये टेम्परेचर नेगेटिव रखने पर इफिशियंसी 1 से भी ज़्यादा आ रही है। तो ये तो कार्नोट है जो क्या बोलते हैं, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये तो उसका भी उल्लंघन है, उसका भी क्या है, एक तरीके से उसकी भी बात यहाँ पर, उससे भी बड़ी बात इसमें हो जाती है, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि 1 भी नहीं हो सकती इफिशियंसी। लेकिन ये कह रहा है 1 से, यदि निगेटिव टेम्परेचर ले लें तो 1 से ज़्यादा आ रही है एफिशिएंसी। इसका मतलब है ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी निगेटिव टेम्परेचर एब्सोल्यूट स्केल पर नहीं भी पाया जाता है, ठीक है। तो इसे भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसे भी एक्सप्लेन कर दिया, दोनों की लैंग्वेज में, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिख करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और ये कंपैरिजन की हमने एब्सोल्यूट स्केल और आइडियल गैस स्केल की, तो हमने पाया दोनों के टेम्परेचर्स की वैल्यू कैसी रहती है, सेम रहती है। यानी आप टेम्परेचर नापे आइडियल गैस स्केल पर, आप टेम्परेचर नापे एब्सोल्यूट स्केल पर, दोनों की वैल्यूज कैसी रहेंगी, सेम रहेंगी, ठीक है। और मैंने आपको साथ में ये भी बताया कि कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती है, लेकिन हाइड्रोजन गैस जो भरी हुई है किसी थर्मोमीटर में और वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है, आइडियल गैस की भांति, ठीक है। तो उसे ही आइडियल गैस थर्मोमीटर मान लिया जाता है और उसके द्वारा जो नापा गया टेम्परेचर है उसे ही आप आइडियल गैस स्केल के द्वारा नापा हुआ टेम्परेचर मान सकते हैं, ठीक है। और वो टेम्परेचर किसके बराबर आता है, तो एब्सोल्यूट स्केल पर नापे गए टेम्परेचर की, ठीक है। तो ये सब बातें मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आई होगी। कुछ बातें आपको समझ में आई हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाया करूँ उसे आप बुक से भी पढ़ लिया करें, ठीक है। कृष्णा पब्लिकेशन की बुक आप लोग खरीद सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ जी।